अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं या किसी कमर्शियल बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर आपने चूज़ करना है तो क्या प्रोसेस फॉलो करें जिससे आप इंशाल्लाह बेहतर कॉन्ट्रैक्टर चूज़ करने में कामयाब रहेंगे। हम लोग घर डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद जब वो कंस्ट्रक्शन फ़ेज़ में जाते हैं तो इंस्पेक्शन के लिए जाना होता है। बाज़ दफ़ा हमें जब हम इंस्पेक्शन पे जाते थे तो ड्राइंग्स से मुख्तलिफ़ काम हुआ होता था, कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हुई होती थी। तो मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन थी कि ठेकेदार ड्राइंग्स नहीं पढ़ रहा। मैंने खैर इसे री-वेरीफाई करने के लिए एक छोटा सा सैम्पल साइज़ निकलवाया और ऑब्ज़र्व करवाना शुरू किया टीम से कि ये जो वेरिएशन हुई है क्या ये ठेकेदार के हक़ में है या ये क्लाइंट के हक़ में है। तो मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये थी कि कहीं उन्होंने ड्राइंग्स से कम काम किया होगा, कहीं उन्होंने ज़्यादा काम कर लिया होगा। लेकिन एक हैरानकुन ऑब्ज़र्वेशन थी कि 100% यानी कि तमाम के तमाम उस सैम्पल के जो काम थे वो ठेकेदार के हक़ में जाते थे। यानी कि ठेकेदार को वो काम उस तरह करके फ़ायदा होना था और क्लाइंट को उसका नुकसान होना था। चंद एग्जांपल्स आपको उसकी दे देता हूँ। मसलन पीसीसी ना डालना, फाउंडेशन छोटी बना देना, छत के लिए सरिया कम बांध देना। मेरे लिए हैरानकुन बात ये थी कि इसका मतलब है कि ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर्स ड्राइंग्स पढ़ लेते हैं या पढ़वा लेते हैं और उसके बाद अपनी फेवर में जो जो काम उन्हें करवाना होता है वो काम करवा लेते हैं। मे बी उन्होंने शुरू में कॉस्ट कम दी हो कॉन्ट्रैक्ट विन करने के लिए, उस वक्त उनके पास काम ना हो, अब वो प्रॉफिट में भी जाना चाह रहे हो उस काम से तो वो ऐसा कर रहे हो। अब इसका इम्पैक्ट ह्यूज हो जाता है जब आप मे बी 75% ऑफ द कॉस्ट मटेरियल की होती है, 25% लेबर की होती है। लेट्स से आपने लेबर पे कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। अगर आपने लेबर पे कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो मटेरियल आपका शायद उस पोर्शन में कम लग रहा होगा बट ओवरऑल घर की स्ट्रेंथ कम हो रही होगी। तो ये जो ओवरऑल इम्पैक्ट आएगा आपके पूरे घर पे वो इतना पॉजिटिव नहीं होगा। जब ये हुआ तो आई डिसाइडेड कि मैं अपनी टीम को कहूँ कि एक चेकलिस्ट डेवलप करें ताकि हम लोगों से शेयर करें। अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट करना है तो एक क्वेश्चनर सा बना लें या हम एक कैलकुलेटर बना के दे दें जिससे वो आसानी से कॉन्ट्रैक्टर अच्छा चूज़ कर सकें। अब ये हमारी पेड सर्विस भी है लेकिन उसमें हम शायद इससे ज़्यादा डिटेल में जाते हों, लेकिन अगर आप वो सर्विस नहीं लेना चाहते हो ऑब्वियसली तो आप इससे भी काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स ले सकते हैं। अब ये रिज़ल्ट्स किस हद तक आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे वो करेंगे, इम्पैक्ट करेंगे, उसमें मैं दो चीज़ें पहले आपसे शेयर करना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी हैं इस क्वेश्चनर पे या इस कैलकुलेटर पे जाने से पहले। वो चीज़ें क्या हैं? आपने बायसेस नहीं रखने, यानी कि किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के हक़ में या ख़िलाफ़ बग़ैर इन नंबर दिए नहीं हो जाना और जो जेन्युइन इनके नंबर बनते हैं वही नंबर इन्हें अलॉट करने हैं। ये नहीं करना कि किसी को जान के आप इस चेकलिस्ट के थ्रू क्वालिफाई करवाने की कोशिश करें। दूसरा, आपने एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना है इन सारे कॉन्ट्रैक्टर्स में से जिनमें से आप एक कॉन्ट्रैक्टर चूज़ करने जा रहे हैं। मैं आपको एक केस स्टडी से गुजारूंगा ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें कि आपने किस तरह एवेल्युएशन करनी है, आपको ज़्यादा डिटेल से समझ आ जाएगी। एक चीज़ और भी यहाँ मेंशन कर दूँ कि मे बी आपके इलाके में कोई वेरिएबल और हो जो कि इसमें मैंने ना डाला हो तो वो वेरिएबल भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें और उसके भी सर्टेन नंबर्स एलोकेट कर सकते हैं। इसलिए मैंने इन नंबरों को 100, 50, 90 में से नहीं दिया। एंड में हमने रिलेटिव टर्म्स में देखना है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर बेहतर है और कौन सा कॉन्ट्रैक्टर इतना अच्छा नहीं है। तो लें जी, हम 5 कॉन्ट्रैक्टर्स का सैम्पल लेते हैं और लेट्स एज्यूम कि हमने उन 5 कॉन्ट्रैक्टर्स में से एक कॉन्ट्रैक्टर चूज़ करना है। तो किस तरह हम चूज़ करेंगे? इन 5 कॉन्ट्रैक्टर्स को हमने कॉन्ट्रैक्टर ए, कॉन्ट्रैक्टर बी, कॉन्ट्रैक्टर सी, कॉन्ट्रैक्टर डी और कॉन्ट्रैक्टर ई के नाम दे दिए हैं। आप इनके असल नाम भी लिख सकते हैं। दूसरी तरफ हमने असेसमेंट वेरिएबल्स दे दिए हैं और उसके नीचे ग्रैंड टोटल हम देंगे। यानी कि जैसे जैसे वेरिएबल हम ऐड करते जाएंगे, मैं एक एक वेरिएबल करके आपको बताता जाऊंगा, ऐड करते जाएंगे, उसी तरह हम इन 5 कॉन्ट्रैक्टर्स को नंबर देते जाएंगे और एंड में हमें टोटल पे पता चल जाएगा कि किसके नंबर ज़्यादा हैं, किसके नंबर कम हैं। स्किल एंड एक्सपीरियंस, सबसे पहले जो हम वेरिएबल असेस करेंगे वो होगा कॉन्ट्रैक्टर की स्किल और उसके एक्सपीरियंस का।
आपने सारे जो वेरिएबल्स हैं उन्हें इकट्ठे असेस कर लेना है। ये नहीं होना कि आपने एक वेरिएबल को असेस करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर के पास जाना है और असेस करने हैं। तो आपने क्वेश्चनर सा बना लेना है और उससे मुख्तलिफ सवाल करते हुए उसे आपने मार्क्स देते जाना है। ये जो स्किल एंड एक्सपीरियंस वाला है इसे हमने 10 मार्क्स दिए हैं, तो हम पांचों कॉन्ट्रैक्टर को 10 में से उनकी क्वालिटी ऑफ स्किल एंड क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस पे नंबर दे रहे होंगे। इसमें आपने चेक करना है कि वो शख्स मिडलमैन है या कंस्ट्रक्शन एजेंट या खुद से काम करता है, मैनेजमेंट टीम कैसी लग रही है जो सुपरवाइज करेगी, अगर ड्राइंग पढ़नी आती भी हैं तो ड्राइंग को इम्प्लीमेंट करने की कितनी इंटेंशन है, कि प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपसे मिलते जुलते प्रोजेक्ट्स किए हैं और आपके शहर में जहां आप घर बनाने जा रहे हैं वहां प्रोजेक्ट्स किए हैं या नहीं किए। अब इस वेरिएबल पे अगर हम देखें तो स्किल एंड एक्सपीरियंस में हमने कॉन्ट्रैक्टर ए, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेट से मैंने एज्यूम किया कि वो कोई रिश्तेदार था जिसने कभी काम नहीं किया था और उसने कहा मैं घर बना दूंगा, मैं फारिग हूँ, तो उसे 0 मार्क्स दे दिए। कॉन्ट्रैक्टर बी बहुत स्किलफुल था और एक्सपीरियंस भी काफ़ी था तो उसे 10 मार्क्स दिए। सी भी काफ़ी अच्छा था तो 8 मार्क्स। इसी तरह कॉन्ट्रैक्टर डी में भी मिडलमैन था और उसने आपको किसी और के हवाले करना था तो उसे 2 नंबर दिए, और कॉन्ट्रैक्टर ई को 7 नंबर। अब अगर आप देखें तो अभी चूँकि पहला वेरिएबल है तो यही हमारा जो हमने मार्क्स दिए हैं यही हमारे ग्रैंड टोटल में आ रहा है, लेकिन जब और हमारी असेसमेंट वेरिएबल्स ऐड हो जाएंगे तो ये ग्रैंड टोटल बढ़ता जाएगा। डिटेलिंग एंड डिस्कशन, दूसरा वेरिएबल जो आपने एवेल्यूएट करना है कॉन्ट्रैक्टर का, वो किस कदर डिटेल्स में जाता है, किस कदर गहराई में जाता है और उसे कितना नॉलेज है उस गहराई का कि वो काम किस तरह करना है। ज़ाहिर है एक्सपीरियंस का इम्पैक्ट भी उस पर होगा, लेकिन ये डिटेलिंग का पार्ट बाज़ लोगों का एक्सपीरियंस होता है और वो डिटेलिंग में नहीं जाते, इसलिए ये दूसरा पॉइंट है जो हम कॉन्ट्रैक्टर को असेस करने के लिए देखेंगे। अब अगर हम देखें तो डिटेलिंग एंड डिस्कशन में कॉन्ट्रैक्टर ए ने हमें बहुत अच्छे से समझाया और बहुत डिटेल से उसे सारी चीज़ें समझ आ गई तो उसे हमने 8 पॉइंट्स दिए। ज़ाहिर है उसने सारी चीज़ें और सारी डिटेलिंग हमें नहीं बताई थी, इसलिए 8 दिए, 10 नहीं दिए। कॉन्ट्रैक्टर बी को 6 मिले, सी को 5। कॉन्ट्रैक्टर डी ने बिल्कुल डिटेलिंग में जाने की कोशिश ही नहीं की और ख्वाहिश भी जाहिर नहीं की, इसलिए 3 नंबर मिले और कॉन्ट्रैक्टर ई को 7 पॉइंट्स मिले। तो अब आप देखें ग्रैंड टोटल बढ़ना शुरू हो गया है। कॉन्ट्रैक्टर ए के 8 पॉइंट्स हो गए हैं, बी के 16, सी के 13, डी के 5 और कॉन्ट्रैक्टर ई के 14 पॉइंट्स। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी तीसरे नंबर पर आ जाती है, लेकिन बहुत ही अहम है, इसलिए हमने इसे 10 की जगह 20 पॉइंट्स एलोकेट कर दिए हैं। इस पर आपने कॉन्ट्रैक्टर की साइट पे जाना है, साइट विज़िट करना है, अपने सवालात तैयार करके रखने हैं, वो सवालात आपने पूछने हैं, वहाँ जाके कुछ चीज़ें देखनी हैं, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन चेक करनी है, और अगर हो सके तो किसी एक्सपर्ट को भी ले जाएं, उससे फीडबैक लें कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी की जा रही है। वो आपको थोड़ा सा गाइड कर देगा, थोड़ी सी अपनी असेसमेंट करें, थोड़ा सा उससे गाइडेंस लें और आपको पता लग जाएगा कि कंस्ट्रक्शन कैसी हो रही है। हम अगर अब अपना टेबल देखें तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर सी लेट्स एज्यूम सबसे अच्छा था क्योंकि उसे 18 नंबर हमने दिए हैं, तो इसका मतलब है एक्सपर्ट ने भी कहा और आपकी खुद भी असेसमेंट है कि कंस्ट्रक्शन में काफ़ी अच्छा है। उसके बाद हमारा 16 पे कॉन्ट्रैक्टर ई आता है, 2 कॉन्ट्रैक्टर को 14 मिले और कॉन्ट्रैक्टर ए को 10 पॉइंट्स। तो ग्रैंड टोटल हो गया 18, 30, 31, 19 और 30। ये ए बी सी डी ई का मैंने आपको टोटल बता दिया। एजुकेशन एंड प्रोफाइल, उसके बाद आपने एजुकेशन और प्रोफाइल चेक करना है उस टीम का जिन्होंने आपका घर बनाना है। एजुकेटेड होने के कुछ फ़वाइद हैं। एक तो कम्युनिकेशन मेरे ख्याल में बहुत बेहतर हो जाती है आपकी। जब आप किसी से भी घर बनवा रहे होते हैं तो आप उससे बेहतर तरीके से बात समझा सकते हैं और वो जल्दी समझ जाता है। दूसरा, अगेन ये मेरा अपना ख्याल है, शायद आपका ख्याल इससे मुख्तलिफ हो, लेकिन मेरे ख्याल में एजुकेशन अगर सही मिली हो तो आप किसी हद तक ज़्यादा टूवर्ड्स ऑनेस्टी आते हैं। ऑनेस्टी आगे हमने रखी हुई है इंडिपेंडेंटली भी, लेकिन एजुकेशन से मेरे ख्याल में इम्पैक्ट पड़ता है। और साथ में प्रोफाइल कि एजुकेशन क्या है, किस तरह के लोग हैं, प्रोफाइल आपने ज़रूर मांगना है। अब अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स ने प्रोफाइल बना के रखा होता है तो वो आपको प्रोफाइल देंगे। अब जी एजुकेशन प्रोफाइल को अगर हम ऐड करें
तो ये हमारे नीचे पॉइंट्स आ गए हैं सारे कॉन्ट्रैक्टर्स के। कुछ कॉन्ट्रैक्टर नज़दीक नज़दीक जा रहे हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स अभी से आपको नज़र आना शुरू हो गए हैं कि उनके मार्क्स बहुत कम होते जा रहे हैं और शायद वो अगली स्टेज के लिए क्वालिफाई कर ही ना सकें। मशीनरी एंड टूल्स, आपको ये देखना है कि जब आपके साइट पे कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा तो किस किस्म की मशीनरी और किस किस्म के टूल्स यूज़ करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कंक्रीटिंग करनी है तो वो मशीन कौन सी आएगी, या रेडी मिक्स होगी या मैनुअली होगी, क्या किस तरह से ये सारा काम होगा, फट्टे वाले कौन से यूज़ होंगे। तो टूल्स और मशीन्स जो वो यूज़ करेगा उसके हमने 5 नंबर रखे हैं, ताकि वो भी अगर किसी के पास अच्छी चीज़ें हैं या उसे अच्छी चीज़ों का एडवांटेज मिलना चाहिए बेसिकली। अब अगर आप देखें तो बाकी चीज़ों में बहुत पीछे था कॉन्ट्रैक्टर ए, लेकिन मे बी मशीनरी और टूल्स वो यूज़ करने की उसकी इंटेंट हो या वो यूज़ कर सकता हो या उसके पास हो, तो उसने सबसे ज़्यादा नंबर लिए और बाकियों को उसके मुताबिक थोड़े थोड़े कम मिले। काम सबलेट करेगा या खुद डायरेक्टली करेगा, आपने ये असेस करना है और साथ में उससे पूछना भी है कि कौन कौन से काम सबलेट करोगे दूसरे लोगों को और कौन कौन से काम खुद करोगे। अब अगर सारे के सारे काम वो सबलेट करता है तो वो गलत है, उसे सबलेट नहीं करना चाहिए, फिर तो वो मिडल मैन और कमीशन एजेंट के तौर पे काम करेगा। लेकिन कुछ कामों में सबलेट करना पड़ता है बिकॉज़ वो स्किल सेट उन लोगों के पास होता है जिन्होंने वो काम करना होता है। जब उनके पास वो स्किल सेट होता है तो वो बहुत अच्छा करते हैं और उनकी एक्सपर्टीज़ बहुत हाई होती हैं, तो उन लोगों को अगर सबलेट कर भी दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं होता। सारे के सारे काम वो नहीं कर सकता, लेकिन मेजर पोर्शन कॉन्ट्रैक्टर को खुद करना चाहिए। इसके 5 पॉइंट्स थे। अगर आप देखें तो कॉन्ट्रैक्टर ए और कॉन्ट्रैक्टर बी ने आगे सारा काम सबलेट करना था तो इन्हें हमने 0 दे दिए, और बाकी लोगों ने खुद करना था तो उन्हें हमने 4-4 पॉइंट्स दे दिए। मॉनिटरिंग प्लान और डिज़ाइन सपोर्ट, आपने कॉन्ट्रैक्टर से पूछना है कि किस तरह की सपोर्ट वो दे सकता है मॉनिटरिंग में, किस तरह से वो आपको ये बता सकता है कि काम बेहतर हो रहा है, ठीक हो रहा है। वो खुद क्या मॉनिटर करेगा, उसकी कोई अपनी सुपरविजन टीम है, अपना ऊपर चेक है, क्या क्या आपको वो अश्योरेंसेस दे सकता है कि काम ठीक हुआ होगा। ऑन द अदर हैंड इसके साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डिज़ाइन सपोर्ट। डिज़ाइन सपोर्ट में ये होता है कि आपके जो डिज़ाइंस आए होते हैं उनसे बाज़ दफ़ा ऑन साइट चेंजेस होनी होती हैं, तो अगर उसके पास डिज़ाइन टीम भी मौजूद है तो वो डिज़ाइन सपोर्ट अपनी टीम से लेता रहता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा आर्किटेक्ट चेंजेस नहीं करके दे रहा होता आपको। कुछ लोग चाह रहे होते हैं कि उन्हें ठेका मिल जाए, आर्किटेक्ट्स भी, और जब उन्हें ठेका नहीं मिलता तो वो इंटरेस्ट लूज़ कर जाते हैं, और इंटरेस्ट लूज़ करने में वो फिर आपको फीडबैक नहीं देते। कुछ लोग ऐसे हैं, ऑब्वियसली सारे नहीं, लेकिन उस सूरत में क्या कॉन्ट्रैक्टर के पास डिज़ाइन सपोर्ट है। और बाज़ दफ़ा ऐसी डिटेल होती है कि आर्किटेक्ट से आप बार बार वो नहीं बनवा सकते, बिकॉज़ आर्किटेक्ट ने बना के दी हुई होती है और वो कहता है कि मैं आपको दे चुका हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ यहाँ पे, आपका विंडो स्केड्यूल है, उसमें किस तरह की विंडो होनी चाहिए आपने उस वक्त तक शायद डिसाइड ना किया हो कि एल्युमिनियम विंडो होगी या यूपीवीसी होगी। यूपीवीसी में अगर होगी तो फिर ओपनेबल होगी या फिक्स्ड होगी, क्योंकि इससे कॉस्ट का इम्पैक्ट आता है। तो अगर डिज़ाइन की सपोर्ट आपको कॉन्ट्रैक्टर दे रहा है तो वो आपको अच्छी खासी सेविंग लेके दे रहा होगा इसमें। इसलिए आपने मॉनिटरिंग प्लान उससे पूछ लेना है कि इंजीनियर कितनी दफ़ा आएगा, सुपरवाइज़र कितना चक्कर लगाएगा, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए होंगे, हमारे पास एक्सेस होगी नहीं होगी, हम खुद लगाएंगे, क्या करेंगे, कैसे होगा। इसके अलावा कोई और मॉनिटरिंग प्लान अगर उनके पास है तो वो भी आपसे शेयर करें, और इस पे फिर आपने नंबर देने हैं उन सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को। इन दोनों को हमने 5-5 नंबर दिए। तो अगर मॉनिटरिंग प्लान हम देखें तो मॉनिटरिंग प्लान बी का सबसे वीक था, बाकी सबके तकरीबन बराबर बराबर थे। लेकिन डिज़ाइन सपोर्ट फॉर एग्जांपल आपको कॉन्ट्रैक्टर ए नहीं दे सकता था, तो उसे 0 मार्क्स मिल गए। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी भी इसका एक वेरिएबल है, इसे आपने मार्क्स देने हैं। हमने 20 मार्क्स एलोकेट किए हैं इसके लिए। आपने चेक खुद से करना है, बातचीत करनी है, आपको कितना ईमानदार लगता है कॉन्ट्रैक्टर खुद से। फिर उसकी मार्केट रेपुटेशन पूछ लेनी है कि कितना, जहां आप विज़िट करते हैं अगर वहां आपका इत्तेफाक हो जाता है मालिक से मिलने का तो उससे पूछ लें रेपुटेशन। इसके अलावा वैसे मार्केट में उसकी रेपुटेशन आप चेक कर सकते हैं। जब आप ये करेंगे तो आपको उसकी एक सेल्फ असेसमेंट हो जाएगी।
अब ये ऐसा फैक्टर है जिस पे आपने खुद नंबर देने हैं। आपने इस पे बिल्कुल बाइस्ड नहीं होना। जो आपको फीडबैक मिल रही है, जिसके बारे में बेस्ट फीडबैक मिल रही है, उसे सबसे ज़्यादा नंबर देने हैं। जिसकी फीडबैक उसके बाद आ रही है, उसे उसके बाद नंबर देने हैं। और अगर किसी का आपको पता चल जाता है कि ये बेईमान है और ये सही से काम नहीं करता, तो मे बी उसे 0 दे दें। अभी हमने ऑनेस्टी पे नंबर दिए तो कॉन्ट्रैक्टर ई, कॉन्ट्रैक्टर बी और कॉन्ट्रैक्टर ए को ज़्यादा नंबर मिले, लेकिन टोटल आपके सामने आ गई है ऐड होके कि अब क्या सिचुएशन है। रिकमेंडेशन या रेफरल उससे अगला वेरिएबल है जिस पे आपने नंबर देने हैं, और इसके हमने 5 नंबर एलोकेट किए हैं। अब इसमें आपने सिफारिश नहीं लेनी कि किसी ने कहा कि इससे काम करवा लो और आपने उसे 5 नंबर दे दिए, बल्कि आपने कोई आपका करीबी है, भाई है, कोई रिश्तेदार बहुत ट्रस्टवर्दी है, कोई दोस्त ट्रस्टवर्दी है, उसने किसी से काम करवाया है और वो उसके काम की बहुत तारीफ़ करता है, तो उस सूरत में आपने उसे पॉइंट्स देने हैं। और अगर नहीं है तो फिर उसे पॉइंट्स नहीं देने। इस केस में आपने 5 पॉइंट्स पूरे सिर्फ उस सूरत देने हैं अगर आप उस शख्स पे अंधाधुन ट्रस्ट कर सकते हैं और वो बहुत ही हाई रेकमेंड करता है या हाई रेट करता है उस कॉन्ट्रैक्टर को, तो फिर उसे आपने ये पॉइंट्स दे देने हैं। इस वक्त तक आप देखें तो कॉन्ट्रैक्टर ई के सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं, यानी कि 72 पॉइंट्स, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर बी और कॉन्ट्रैक्टर सी आते हैं 67 और 66 पॉइंट्स पे। कॉन्ट्रैक्टर डी और कॉन्ट्रैक्टर ए के काफ़ी कम पॉइंट्स हो चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स या कॉन्ट्रैक्ट डिटेलिंग उसके बाद आ जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर हमें किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट देता है और वो कितना डिटेल्ड कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें सब चीज़ें कवर होती हैं या नहीं होती, उस पर सारी ड्राइंग्स अटैच्ड हैं, हमें समझ आ रही है कि किस तरह का घर वो कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये सब कुछ उसमें मौजूद होना चाहिए। इसी तरह अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर मेरी सारी बातें मानता चला जा रहा है, जायज़ और नाजायज़ दोनों, तो मैं शायद उसे ऑनेस्टी पे कम नंबर दूंगा, बिकॉज़ वो शायद बाद में वो सारी चीज़ें पूरी ना करे और कुछ और वेरिएबल्स में भी कम हो जाएंगी, और शायद इस वेरिएबल पे भी मैं उसे कम नंबर दूं बिकॉज़ उसे शायद कॉन्ट्रैक्ट की क्लैरिटी ही ना हो और वो सब बातें मानता जा रहा हो और उसमें डालता जा रहा हो और बाद में वो शायद वो डिलीवर ना कर सके। इसके 10 पॉइंट्स हैं और लेट्स से मैंने एज्यूम किया कि कॉन्ट्रैक्टर बी और कॉन्ट्रैक्टर सी ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लिए 7 और कॉन्ट्रैक्टर डी और कॉन्ट्रैक्टर ई ने 6 पॉइंट्स लिए हैं। प्राइस की भी इसीलिए बात नहीं हुई क्योंकि अगर प्राइस की बात हो जाए तो फिर निगोशिएशन शुरू हो जाती है और सारा फोकस प्राइस की तरफ चला जाता है। उसकी क्वालिटी, उसकी बाकी सारी चीज़ों को आप भूल जाते हैं, बाकी सारी चीज़ों को एवेल्यूएट नहीं कर रहे होते और सारी बातें पैसों पर हो रही होती हैं। जब सारी बातें पैसों पर हों तो मैं आपको सच में बता रहा हूँ कि एंड में ये अमल जो कंस्ट्रक्शन का है ये बहुत तकलीफ़देह हो जाता है और शायद किसी हद तक हमारी गलती भी होती है कि हम पैसों पर ही एवेल्यूएट कर रहे होते हैं, बाकी सर्टेन फैक्टर्स पे एवेल्यूएट नहीं कर रहे होते और फिर वही काम होता है जो मैंने शुरू में बताया कि ड्राइंग्स के मुताबिक कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही होती। यहाँ तक जैसे हम इस टेबल पर पहुँचे हैं तो इस टेबल को देखने के बाद मैं ये करूँगा कि मैं कॉन्ट्रैक्टर बी, कॉन्ट्रैक्टर सी और कॉन्ट्रैक्टर ई से रेट्स मांगूंगा और कॉन्ट्रैक्टर ए और कॉन्ट्रैक्टर डी से माजरत कर लूँगा कि आपसे मैंने काम नहीं करवाना। एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये जो उनके पॉइंट्स हैं ये कैरी फॉरवर्ड करने हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर बी के 74 पॉइंट्स, कॉन्ट्रैक्टर सी के 73 पॉइंट्स और कॉन्ट्रैक्टर ई के 78 पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को हमने ख़त्म नहीं कर देना, इनमें अब हम प्राइस के पॉइंट्स डालेंगे और फिर देखेंगे कौन सा कॉन्ट्रैक्टर विन कर गया। अब हम प्राइस पर आ गए हैं, अब हम प्राइस के सर्टेन पॉइंट्स रखेंगे और उस पे एवेल्यूएट करेंगे, वो जो पिछले पॉइंट्स थे उनमें ऐड करेंगे इन सबको पॉइंट्स देते हुए। आप प्राइस के 30 से 40 पॉइंट्स रख सकते हैं। मैंने 30 से 40 क्यों कहा आपको बता देता हूँ। अगर आप प्राइस सेंसिटिव हैं तो 40 पॉइंट्स रख लें, क्योंकि प्राइस का आप जो वेरिएबल है उसे ज़्यादा वैल्यू दे देंगे। और अगर आप क्वालिटी कॉन्शियस हैं तो 30 पॉइंट्स रख लें। 30 से 40 एक रीज़नेबल फिगर है क्योंकि प्राइस की अनडाउटेडली वैल्यू है। करना क्या है, आपको एग्जांपल मैं दे देता हूँ। आपने अब उनसे प्राइस के कोट्स लेने हैं। लेट्स से 1700 के इर्द गिर्द पर स्क्वायर फिट आपको विद मटेरियल अगर आई, इसकी कॉस्ट जो उन्होंने शेयर की है तो उसके हिसाब से हम नंबर देंगे। अगर एक ने 1700 का रेट दिया है और एक ने 1650 का रेट दिया है तो आप
एक नंबर को 10 रुपये पर स्क्वायर फिट रख लें। ये आपने पहले सोच लेना है उनके कोर्स खोलने से पहले कि 10 रुपये पर स्क्वायर फिट हम एक नंबर कम करते जाएंगे जिसकी ज़्यादा होगी। तो 1650 वाले को लेट से हमने अगर 30 नंबर, मैं 30 नंबर एज्यूम कर रहा हूँ, तो हमने 30 नंबर अगर प्राइस को दिए हैं तो 1650 वाले को 30 नंबर मिल जाएंगे और 1700 वाले को 25 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि हमने हर 10 रुपये पे एक पॉइंट माइनस करते जाना है जितनी प्राइस ज़्यादा जाती जा रही है। लेट्स से हमने कॉन्ट्रैक्टर बी, कॉन्ट्रैक्टर सी और कॉन्ट्रैक्टर ई को चूज़ कर लिया है। तो बी ने रेट दिया, ये भी एज्यूम मैं कर रहा हूँ 1650, सी ने रेट दिया 1730 और ई ने रेट दिया 1700 रुपये पर स्क्वायर फिट विद मटेरियल आपको ग्रे स्ट्रक्चर का। तो हम प्राइस के मार्क्स इस तरह देंगे। इसके मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर बी को 30 मार्क्स मिल जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर सी को 22 और कॉन्ट्रैक्टर ई को 25। कॉन्ट्रैक्टर ए और डी को हम प्राइस वाले वेरिएबल पे आने से पहले ही एक्सक्लूड कर चुके हैं। इसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर बी फाइनल हो गया क्योंकि उसके 104 पॉइंट्स बने थे और कॉन्ट्रैक्टर ई के 103 पॉइंट्स बने थे। बहुत क्लोज कंपटीशन था। एक और काम भी, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि निगोशिएशन के बाद ये रेट आया है। अब होता ये है कि जब आपको रेट्स दिए जाते हैं तो उसमें निगोशिएशन का भी एक फैक्टर होता है। तो आप इनसे लेट से निगोशिएट करते हैं। निगोशिएट करने के बाद आप तीनों को जो रेट्स मिले हैं उनमें से आपने नंबर एलोकेट किए और उसके बाद 2 बच गए, बी और ई। तो बी और ई को आप बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि कितना रेट नीचे कर सकते हो। तो इस केस में तो बी चूज़ हुआ, लेकिन अगर आप निगोशिएशन करते हैं और कुछ और रेट्स आ जाते हैं तो हो सकता है बी और ई में से बी सेलेक्ट हो या ई सेलेक्ट हो। तो एक और एग्जांपल इसी में देख लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी फर्दर आ जाए। लेट्स से आपने फर्दर निगोशिएशन की और कॉन्ट्रैक्टर बी ने आपको रेट दे दिया फाइनल 1630 रुपये पर स्क्वायर फिट और कॉन्ट्रैक्टर ई ने आपको रेट दिया 1650 रुपये पर स्क्वायर फिट। तो उस सूरत में क्या होगा? इस केस में ई के पॉइंट्स अब ज़्यादा हो जाएंगे और बी के पॉइंट्स कम हो जाएंगे क्योंकि प्राइस डिफरेंस कम रह गया है। पहले ई ने ज़्यादा पॉइंट्स लिए हुए थे, अब वो प्राइस में भी कंपैटिटिव है। तो आपके लिए ये पॉसिबिलिटी है कि आप ई को कॉन्ट्रैक्ट दें। इस तरह मेरे ख्याल में आप अच्छा कॉन्ट्रैक्टर चूज़ कर सकते हैं और मेरे ख्याल में प्राइसिंग को आपको इतने ही पॉइंट्स देने चाहिए, यानी कि 30 पॉइंट्स। लीजिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।